friends, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarati. Today our topic is coal and petroleum. ये पार्ट 2 है. इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में कोल के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स के बारे में बताया था और उसके यूजेस के बारे में बताया था. इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि उससे जो चीज़ें बनती हैं वो फॉर्मेशन की कैसी होती है और उनके यूजेस क्या होते हैं. और मैंने पेट्रोलियम के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसमें करा दिए थे. आज हम पेट्रोलियम के बारे में ही पढ़ेंगे बट थोड़ा सा ब्रीफ में, और इसके साथ साथ हम नेचुरल गैस के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और अगर आपके आसपास कोई भी मोहल्ले में अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो 8th में पढ़ता है या फिर साइंस में इंटरेस्टेड है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम से. ठीक है, तो पेट्रोलियम के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 1 से पता लग गए होंगे. तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है, ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम दैट इज. ओके, तो सबसे पहले तो जब आपने देखा होगा समुद्र में पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो मैरीन ऑर्गेनिज्म, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. मैरीन ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो सी में रहते हैं. ठीक है, जब मैरीन ऑर्गेनिजम्स, ये सी, जैसे ये सी है, इसके अंदर की जो मैरीन ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं तो लैंड होगा सी के नीचे भी. जब मैरीन ऑर्गेनिज्म मीन्स कि जो सी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स वो मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, सी बेड्स, इन्हें कहते हैं सी बेड्स. जो ज़मीन सी के नीचे आती है उसे हम सी बेड कहते हैं. तो जो एनिमल्स मरे जाते हैं वो सी बेड के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, जैसा कि आपने कोल में पढ़ा होगा, प्लांट्स और ट्रीज अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अपनी लेयर में चले जाते हैं, दैट इज क्रस्ट के थोड़ा सा अंदर घुस जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डीपर चले जाते हैं और बाद में उनके साथ डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है. ओके, इसी तरीके से जब सी ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, दैट इज मैरीन ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे जब नीचे जाते हैं जब वो सी बेड में, तो बाद में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, अब आपको पता ही है अंदर कितनी गर्मी होती है, तो उस गर्मी की वजह से ये सब कुछ डिकम्पोज भी हो जाता है. एक तो डिकम्पोज वैसे गर्मी के बिना भी हो जाता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से. ठीक है, बट इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन है वो अलग होती है. इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है मैन्योर में नहीं कन्वर्ट करते, इसमें वो पेट्रोल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, जो अंदर की जो हीट है वो उसे क्या करती है, पिघला देती है. इतना पिघला देती है कि वो क्या बन जाता है, पेट्रोल. ठीक है, और जो बाकी थोड़ा बहुत हिस्सा बचता है वो क्या कर जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है. और उस गैस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस. आप सबने सुना ही होगा नेचुरल गैस की वजह से आप घर पे भी यूज करते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो आपको पता होगा नेचुरल गैस के बारे में. बट अभी हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल गैस भी हमारा टॉपिक बाद में आएगा. ओके, तो ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम आपको पता लगा. अब हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहला ऑयल वेल कहाँ पे पाया गया था. ऑयल वेल क्या होता है, पहले तो ये बताए थे आपको. तो जब पेट्रोलियम हमें चाहिए होता है तो ऑयल वेल ड्रिल किए जाते हैं. मतलब कि ऑयल वेल मीन्स कि अंदर ड्रिल किया जाता है सी बेड्स के अंदर. ठीक है, उसके अंदर ड्रिल किया जाता है तो अंदर से पेट्रोलियम निकलता है. तो आप कह सकते हो कि ऑयल वेल से ही पेट्रोलियम निकलता है. ठीक है, तो फर्स्ट पेट्रोलियम के लिए जो ऑयल वेल निकला था, ठीक है, जो ऑयल वेल डिग किया गया था वो कहाँ पे डिग किया गया था पूरे वर्ल्ड में, तो इसका आंसर है यूएसए. यूएसए में 1859 में एक जगह पे ऑयल वेल ड्रिल किया गया था और उसमें से पेट्रोलियम भी निकला था और नेचुरल गैस भी निकली थी. बट इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में सबसे पहले नेचुरल गैस और पेट्रोलियम कहाँ से निकला था, मतलब पहला ऑयल वेल कहाँ पे ड्रिल किया गया था, तो उसका आंसर है असम. जी हाँ, असम में इंडिया का सबसे पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था.
ठीक है। और ये एक ऐसी स्टेट भी कह सकते हैं आप जिसमें ऑयल वेल ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान ऐसी स्टेट्स, ये भी स्टेट्स हैं जो मतलब पेट्रोलियम के लिए नोन की जाती हैं। बट असम को आप कह सकते हो कि इसमें फर्स्टली ड्रिल किया गया था, तो इसलिए इसे ज़्यादा नोन किया जाता है। ठीक है। ऑयल वेल आपको समझ में आ गया। जब ऑयल वेल ड्रिल किया जाता है तो अंदर धंस जाता है, तो फिर अंदर से एक क्रस्ट पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, जो कि हाई प्रेशर के अंदर डला होता है, दैट इज नेचुरल गैस के अंदर हाई प्रेशर में डला होता है। तो जैसे ही वो ना मतलब प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो क्या करते हैं, पेट्रोलियम को निकाला जाता है और उसके बाद उसमें से नेचुरल गैस पाइपलाइंस में कवर की जाती है, दैट इज कंटेनर्स। ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग। तो जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल को हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसेस में लेके जाते हैं। आपको मैं रिफाइनिंग की एक मतलब डेफिनेशन देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इन डिफरेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, मीन्स जब हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल को, मीन्स कि पेट्रोल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो पार्ट्स जो है वो अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। आप इस डायग्राम से आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है रिफाइनिंग का मीनिंग। तो सबसे पहले तो क्रूड ऑयल को, दैट इज पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। ठीक है। तो क्रूड ऑयल को जब हम गर्म करते हैं या फिर कूल करते हैं तो अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, कैरोसिन, डीजल, ओके, पेट्रोल एसेट्रा। तो वो चीज़ें मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है। द फर्स्ट इज रिफाइनरी गैसेस। इन्हें हम बॉटल्ड गैसेस के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा आता है गैसोलीन, पेट्रोलियम। इसे हम कार्स के फ्यूल्स के लिए यूज करते हैं। ये आपको पता ही होगा पेट्रोलियम ज़्यादातर, बट ज़्यादातर मतलब लोगों को ये पता ही होता है, बट तब भी एक बार जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। इसके बाद आता है नैप्थलीन। इससे हम केमिकल्स बनाते हैं फैक्ट्रीज में, ओके, नैप्थलीन। उसके बाद आता है कैरोसिन। कैरोसिन एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ओके। इसके बाद है डीजल ऑयल। डीजल ऑयल को हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज किया जाता है और ज़्यादातर ये फैक्ट्रीज वगैरह में, मशीन्स में भी यूज होता है, ओके। इसके आगे आता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये आपको नॉर्मली भी पता होता है। ठीक है। तब भी मैं इनको बता देती हूँ, फ्यूल ऑयल को ज़्यादातर शिप्स में यूज किया जाता है और पावर स्टेशंस में यूज किया जाता है। इसके आगे आ गया रेसिड्यू। इसको हम बिटुमिन फॉर रूफ्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इट मीन्स कि जब हम क्रूड ऑयल को कूल करते हैं तो यहाँ तक कुछ चीज़ें बनती हैं, और जब हम हॉट कर देते हैं, मतलब जब हम क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो जो चीज़ें बनेंगी वो आपके नीचे लिखी हुई हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा कूल करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें बनेंगी। और इन सारी चीज़ों का ही बहुत ज़्यादा यूज़ है। मैंने आपको यूजेस बताए ही। शिप्स में यूज़ किया जाता है, कोई वाटर गैस के लिए, कोई कार्स में, कोई मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स में एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? पेट्रोलियम, दैट इज क्रूड ऑयल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
ठीक है। तो इनमें से जो मतलब बेसिकली जो आपको पता होंगे वो जाते हैं केरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल और गैसोलीन, पेट्रोलियम, ठीक है। और यही हमारी डेली लाइफ में रोज यूज होते हैं, रोज, चाहे ये एक दो में से मतलब ये सारे ना यूज होते हैं, बट इसके अलावा ये सारे बहुत यूज होते हैं, ठीक है। और इनके यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ आप पेट्रोल को समझ गए। अब मैंने बताया आपको कि पेट्रोल जब मतलब निकाला जाता है तो उसके ऊपर एक गैस आती है, गैस का नाम मैंने बताया आपको नेचुरल गैस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल गैस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके मेन क्वेश्चंस में से एक होगा। इस टेबल का नाम हम दे सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मीन्स कि जब हम पेट्रोल को रिफाइन करेंगे तो जो चीज़ें आएंगी उन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। मीन्स जैसे मैंने ये फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, ठीक है, ये सब कुछ निकाला, ये सब कुछ फ्रैक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। तो जब हम ऑयल वेल ड्रिल करते हैं, मैंने आपको फिर से एक बार डिफाइन कर देती हूँ, जब हम ऑयल वेल ड्रिल करेंगे तो पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस आएगी, ठीक है, गैस का मैं ये साइन एक तरीके से अपनी तरफ से बना रही हूँ, जो गैस आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस का भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बट एक क्वेश्चन अराइज होगा अब आपके माइंड में कि ये जो नेचुरल गैस है ये ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, पेट्रोलियम क्यों नहीं ऊपर आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं गैस हमेशा लाइट होती है वेट में, और जो भी लाइट वेट होगा वो ऑब्वियस है ऊपर आएगा, इसीलिए नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के ऊपर पाई जाती है। समझ गए आप सब, ठीक है। तो नेचुरल गैस आपको मैंने बता दिया क्या होता है, बट इसकी ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऐसी क्या है जिसको नेचुरल गैस इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। तो नेचुरल गैस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम इसे ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो ये पाइपलाइंस के थ्रू भी हो सकता है, समझ गए। और इसे हम ज़्यादातर अपने घर में यूज़ करते हैं। जो आप सीएनजी देखते हैं, सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो गैस हाई प्रेशर के अंदर होती है, मतलब जो नेचुरल गैस हाई प्रेशर के अंदर होगी उसे हम कहेंगे सीएनजी, ठीक है। इसकी ग्रेटेस्ट एडवांटेज भी आपको पता लगी। इससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस से काफ़ी ज़्यादा मतलब सीएनजी से काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बनते हैं फैक्ट्रीज में, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे लाइफ में अब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनसे कोई बैड इफेक्ट पड़ता है क्या, आपने कभी सुना है कोई बैड इफेक्ट पड़ता हो? तो हाँ, आपने सुने होंगे कि इनमें, इन गैसेस में, जैसा कि आपको पता है इसमें कार्बन कंटेंट होता है, कोल में होता है, पेट्रोलियम में होता है, नेचुरल गैस में होता है, ठीक है। इनमें कार्बन कंटेंट होता है। तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए ये सब आप जानते ही हैं। तब भी मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी जो हेमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी है उसे डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप एक रूम में बैठे हो, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद है बस, ठीक है। आपने वहाँ पे क्या किया, कोल जला दिया, तो क्या होगा, उसमें से कार्बन निकलेगा। कार्बन क्या करेगा, जो रूम में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वो हम जब ब्रीथ करेंगे तो हमारे अंदर आएगी। जब हमारे अंदर आएगी तो हमारे लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन लेवल को कम कर देगी, और हेमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे ब्लड की है उसे भी कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा,
ऑब्वियस है हम सफोकेशन की वजह से डाई हो जाएंगे। तो इसीलिए इनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनकी वजह से कॉज होती है, क्या? ग्लोबल वार्मिंग, और इसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सनलाइट को पकड़ती है, ठीक है। मतलब अपने अंदर जो सनलाइट की हीट है उसे पकड़ लेती है, ठीक है। तो वो जो मतलब इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ जाती है। तो अगर गर्मी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है, जब गर्मी बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा, तो जब हमारी गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स वगैरह जो है वो पिघलने लग जाएंगे। जब वो पिघलेंगे तो पानी में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे तो क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस है फ्लड आएंगे, और जो मतलब कोस्टल एरियाज में फ्लड आएंगे, बट जो कोस्टल एरियाज के पास नहीं, जैसे ये वाटर है, तो यहाँ वाले जो एरियाज हैं, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, इन सबको खतरा है। बट ये अपने सेंटर वाले जिनके पास पानी ही नहीं है, वो क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो फ्लड आ जाएगा, यहाँ पे वाले को है ना मतलब सुरक्षा मिल जाएगी अब, लेकिन ये जो सेंटर वाले हैं जिनके पास पानी नहीं आता है, ग्लेशियर्स वगैरह से आता है, उनको क्या करेंगे अब? तो ये कुछ ड्रॉट भी करता है, और एक तरीके से है ना ये फ्लड भी लाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, आप गूगल पे एक बार सर्च करके देखना, इससे कितने करोड़ों इफेक्ट हो जाएंगे। और ये से है ना मतलब कहते हैं कि इससे मतलब हमारी धरती का एंड भी हो सकता है, तो हमें इसे रोकना चाहिए। तो एट एन इंडिविजुअल लेवल, मतलब आप एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक बच्चे के लेवल पे क्या कर सकते हो? एक सवाल आपके मन में उठेगा, क्योंकि आप एक देशभक्ति होगे, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो मैं बताती हूँ आपको। आप ये जो पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस है, इन सबको कम यूज़ करो। मीन्स जैसे ये जो बाइक्स पे जाने वाले काम होते हैं, कार्स में जाने वाले काम होते हैं, या फिर कहीं पे भी जाने वाले काम होते हैं, ये साइकिल पे निपटाओ, ठीक है। इसके अलावा आप वो वाले एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर सकते हो जो कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं चलते, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज से चलते हैं, ठीक है। डैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। इन सब को आप यूज़ करके अपनी जो घर की बिजली है वो भी कम करो, मतलब पैसा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप दुनिया को भी बचाओगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आप परफॉर्म कर सकते हो एट एन इंडिविजुअल लेवल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो के न्यू अपडेट्स चाहिए हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, स्टे होम, कीप लर्निंग।